हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। वैसे तो आज कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन जो रोंगटे खड़े करने वाले जो हालात मणिपुर में हैं उस पर जो वीडियो आया है और ख़बरें आई है वो बहुत दिल दहलाने वाली स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। केंद्र और राज्य सरकार की जो नाकामी है मणिपुर में, वो न जाने और क्या क्या हालात दिखाएंगी। तो इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक नागरिक के तौर पर, और आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं उसके लिए भी ये पूरी बातें समझना, जो हालात हैं वहाँ के और क्यों उन्हें सुधर रहे हैं, ये सब चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो नया अपडेट आया है उसमें इंडिया का क्या स्थान है। टाटा समूह ने यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का प्लान कर लिया है, अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में बताएंगे। इंडिया में नहीं, यूरोप में स्थापित हो रहा है। विपक्षी दलों ने नया गठबंधन बनाया है, उसके नाम पर बात करेंगे। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है, उस पर बात करेंगे। रूस ने यूक्रेन का एक पोर्ट है, यूक्रेन के एक पोर्ट पर बंदरगाह पर हमला किया और तबाह कर दिया। उससे पूरी दुनिया में खाद्य संकट को लेकर चिंता जताई जा रही है। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये दो न्यूज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ। हिंसाग्रस्त मणिपुर है, भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया है। देश भर में वैसे तो गुस्सा है। खबर क्या है? वुमेन फेस सेक्सुअली वायलेंस इन मणिपुर, वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है। देश का एक राज्य मणिपुर जातीय हिंसा में झुलस रहा है, वहाँ आग लगी है एक तरह की। 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और अब ये खबरें आ रही हैं, ये वीडियोज़ आ रहे हैं कि मणिपुर की बेटियाँ, उनके कपड़े उतार लिए जा रहे हैं और उनको परेड कराया जा रहा है नंगा। भीड़ ने पुलिस हिरासत से जबरन 2 महिलाओं को छीन लिया, और उसके बाद जो हुआ उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और ये सब सुन के, पढ़ के, देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वीडियो में कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को सरेआम घुमाया गया। सैकड़ों मर्द एक मैदान में उसे ले जा रहे हैं, उसके शरीर के साथ हैवानियत कर रहे हैं, हैवानियत। और ये सब कुछ केंद्र और राज्य सरकार तमाशा देख रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये घटना 4 मई की है और 18 मई को FIR दर्ज हुई है। FIR में अज्ञात सशस्त्र बलों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या सहित कई सारे आरोप लगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ है? देखिए, तमाम न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसके मुताबिक 2 पीड़ित महिलाएं, एक की उम्र है मात्र 20 साल और दूसरे की है 40 वर्ष। कुकी जोमी प्रभुत्व वाले जो पहाड़ी ज़िले हैं कांगपोककी के हैं। वीडियो में बहुत बुरे हालात हैं। कुछ लोग महिलाओं को खेत की ओर खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जा रहा है। और जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये कहा गया है, लिखा गया है कि जो 20 साल की जो युवती हैं उसके साथ दिन दहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया। अपनी शिकायत में 3 महिलाओं ने कहा है, उसने 3 महिलाओं, मतलब वीडियो तो 2 महिला की है, 3 महिलाओं ने पुलिस को शिकायत दी है कि AK-47 SLR इंसास जैसे अत्याधुनिक हथियार लेकर 800 से 1000 लोगों ने हमला किया उनके गांव पर। उनसे बचने के लिए वो लोग भागे तो उस फैमिली के पिता को मार दिया गया, और फिर पुलिस के शरण में पहुंची। पुलिस अपने साथ लेकर उसे थाने ले जा रही थी, लेकिन थाने से करीब 2 किलोमीटर दूर ही भीड़ ने रोक लिया पुलिस की गाड़ी को, और पीड़ित युवती को वहाँ से, मतलब 2 युवतियों को वहाँ से ले गए। 2 या 3 कहा जा रहा है, FIR में तो 3 है। और महिलाओं को शारीरिक रूप से अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, और भीड़ ने उनकी फैमिली के सामने ही नग्न कर दिया। जब इस युवती के भाई ने विरोध किया तो उसे वहीं मार दिया गया और सबके सामने में रेप किया गया। इसके बाद तीनों महिलाएं पास की पहाड़ी ज़िले में भागी, वहाँ से सफल नहीं, और उसके बाद वो राहत शिविर में है। इतनी ख़राब हालात हो गए हैं वहाँ के। सरकार क्या कर रही है? स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। और ये कब बात की है? अभी 2.5 महीने हो गए। मई की घटना आई, ये जो घटना है वो वीडियो वायरल हुआ है, इसलिए हम लोग जान पाए हैं।
अब पूरा देश गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और एक्शन करने को कहा है सरकार को। ये पूरा वीडियो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मणिपुर में 2 महिलाओं के नग्न घुमाने के वीडियो से वास्तव में परेशान है। चीफ जस्टिस ने देश के जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि कार्रवाई किया जाए। हालात ये है कि मणिपुर, एक बार मैप के थ्रू आपको दिखाते हैं, ये प्यारा भारत है और इधर ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। हालात ये है कि हवाई जहाज़ से इम्फाल उतरते हैं तमाम लोग और हवाई जहाज़ से ही फिर वापस चले आते हैं। हिम्मत नहीं है कि उस इलाके में रोड से जाया जा सके। पूरा जो इलाका है वहाँ पर वो अशांत हो चुका है, बहुत बुरी हालात है। हिंसा क्यों हो रही है? दरअसल मणिपुर में 3 मई से ही ये हिंसा हो रही है। 2 समुदाय हैं वहाँ पर, मुख्य तौर पर मैतेई और कुकी, और ये जो महिलाएं जिनके साथ ये घटना हुई है वो कुकी समुदाय की बताई जा रही। और जो हिंसक झड़प हुई है उसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मामला ये है कि मैतेई समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है। हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद फिर मणिपुर में हिंसा फैल गई थी। और ख़ास बात है, मणिपुर में संविधान का अनुच्छेद 355 लागू है इस वक्त, और ये अधिनियम केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का सभी अधिकार देता है। मणिपुर में धारा 355 लगा दी गई है। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने मान लिया है कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, और ये जो संविधान का ये अनुच्छेद है वहाँ पर लागू किए हुए काफ़ी वक्त हो गए। पुलिस है लेकिन वहाँ सेना तैनात है केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन हालात इतना ख़राब है। तो एक सरकार के तौर पर मतलब ये बेशर्मी ही है कि ये हालात देखने को मिल रहे हैं इस देश के एक राज्य की लड़कियों को, बेटियों को, वहाँ के महिलाओं को। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राजधानी इम्फाल। ठीक है, तो ये हालात हैं, बहुत बेशर्मी है। अब तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहाँ शांति व्यवस्था हो पूरे राज्य में, मणिपुर में, पूरे राज्य में। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से जल रहा है एक राज्य, और 2.5 महीने पहले की घटना है महिलाओं के साथ जो घटना हुई है वो। अब और कितना वक्त चाहिए सरकार को? पूरे देश से आवाज़ उठ रही है। सोशल मीडिया तो वहाँ ये वीडियो भी तैर रहा है और लोग इस वीडियो को भी फैला रहे हैं। कम से कम ये वीडियो भी नहीं फैलाना चाहिए ये वीडियो। खैर चलें, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बेशर्मी वाली घटना थी और ये एक भारतीय होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते ये गुस्सा होना चाहिए, आप सभी में भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। टाटा सन्स ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? आंसर का यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। और सालाना 40 गीगावाट सेल का उत्पादन होगा, बैटरी का उत्पादन होगा। तो टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं N चंद्रशेखरन। उन्होंने ये 19 जुलाई को कहा कि यूनाइटेड किंगडम यानी UK में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित होगी, और इसमें कितना खर्च होने जा रहा है? 4 बिलियन पाउंड, अगर रुपए में कहेंगे तो 42,400 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम निवेश होने जा रही है। N चंद्रशेखरन जो टाटा समूह के चेयरपर्सन हैं, उनका कहना है कि इससे ब्रिटेन में हजारों कुशल नौकरियां पैदा होंगी और भविष्य में स्वच्छ उद्योग में हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस फैक्ट्री में बैटरी सेल का उत्पादन 2026 से शुरू होने की उम्मीद है और इन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार में होगा। टाटा सन्स की जो फैक्ट्री है उसके जो प्रमुख ग्राहक होंगे वो JLR यानी जगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स होंगे। सवाल है क्या होती है गीगा फैक्ट्री? अगर बात करेंगे तो हाँ, कहाँ पर स्थापित हो रही है एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत और यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
तो यहाँ ये बैटरी स्थापित बनाई जाएगी, वहाँ पर फ्यूल सेल बनाया जाएगा बैटरी का, ताकि जो कार है वो उसके लिए बैटरी मिल सके। ठीक है, क्या होता है ये गीगा फैक्ट्री? क्या होता है गीगा फैक्ट्री? का मतलब है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गीगावाट एनर्जी लायक फैक्ट्री, इसे इस तरह से भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कारखाना जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में बैटरी बनाता है। हालांकि इस शब्द का जो उल्लेख है ना गीगा फैक्ट्री, उसके बारे में सबसे पहले 2013 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। मतलब 2013 में उस वक्त टेस्ला, स्पेसएक्स, उन सब ने जो है वो बैटरी सेल प्रोडक्शन के लिए गीगा फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद से ये गीगा फैक्ट्री यानी बहुत विशाल पैमाने पर फैक्ट्री उस तरह की बनाने की बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, तमाम जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उन सब का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, बहुत मामूली सी रकम है। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो कई तरह के होंगे, वन लर्नर, MCQ विद नोट्स, और उसमें वीडियो का लिंक भी होगा हर क्वेश्चन पे उसके डिटेल के साथ, ताकि आप अगर विजुअली देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसी मेंबरशिप के ज़रिए आपको इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट ये सब आपको मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट है, वीकली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, मंथली मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का, और इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, बिहार में टीचर का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसका हो, तो सबके टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नया नाम क्या रखा है? जो गठबंधन बनाया है उसका आंसर होगा इंडिया, INDIA। न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इंडिया जो है शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम है इसका इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये है पूरा नाम। तो देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो भाजपा के सामने में विपक्ष जो है ना वो, या कहें NDA के सामने विपक्ष 26 दलों के साथ एक साथ आया है। और विपक्षी दलों ने ये नाम तय किया है, क्या नाम है इसका? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, शॉर्ट में कहेंगे हम इंडिया। ओके, और ये जो मीटिंग हुई है अभी हाल ही में बेंगलुरु में इस गठबंधन की, और इस नाम का ऐलान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया गया है उसमें 11 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाएगी और एक कार्यालय बनाया जाएगा, और इसकी घोषणा अगली बैठक मुंबई में होने वाली है वहाँ पर होगी। ठीक है, खड़गे ने यह भी कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र की सभी एजेंसियों जैसे ED, CBI आदि को नष्ट कर दिया है, और हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है तमाम पार्टियों में, लेकिन देश को बचाने के लिए हम आए हैं। ये तो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। और एक और मीटिंग हुई है 18 जुलाई को, NDA की मीटिंग हुई, और BJP सत्ताधारी दल है तो उसने NDA की मीटिंग बुलाई। NDA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी बैठक। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, उनका ये कहना है कि NDA की मीटिंग में 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया, 38 पार्टियों ने। ठीक है, और उधर इंडिया की बैठक में कितने? 26 दल ने। NDA में 38 पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि NDA गठबंधन जो है ना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। NDA के चेयरपर्सन कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है, तो अगला जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, वो इंडिया वर्सेस NDA होने जा रहा है। पूरा माहौल एक तरह से बन रहा है। हालांकि कुछ पार्टियां भी ऐसी भी हैं जिन्होंने किसी भी गठबंधन में अपने आप को नहीं रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में BSP हो गया, ठीक है, और भी कई, बीजू जनता दल हो गया उधर ओडिशा में, ऐसे भी कुछ दल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे। आंसर होगा 20 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी, तभी से ये दिवस आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि जुलाई 2023 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में
पहले स्थान पर कौन है, मतलब नंबर 1 रैंक किसका है? आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर नंबर 1 है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना गया है और इस देश के नागरिक बिना वीज़ा के केवल पासपोर्ट के ज़रिए ही 192 यानी 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो हेनली एंड पार्टनर्स उसने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, 103 देशों की रैंकिंग जारी की है। तो एक बार देख लेते हैं टॉप 5 जो रैंक है वो किन किन देशों की है। तो नंबर 1 तो है सिंगापुर और 192 कंट्रीज़ में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पे है जर्मनी, इटली और स्पेन, 190 देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्थान पर जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग और स्वीडन, 189 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा लिए केवल पासपोर्ट के इन देशों के लिए लोग जा सकते हैं। फोर्थ स्थान पे चौथे पे हैं ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। ठीक है, तो ये 188 देशों में। पाँचवें स्थान पर कई देश हैं, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यहाँ के लोग 187 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है, और अगर बात होगी कि सबसे ख़राब प्रदर्शन किसका है, सबसे कमज़ोर पासपोर्ट किसका है, तो है अफ़गानिस्तान। 103 रैंक है और 27 देशों में हालांकि उसके लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। उसके बाद ख़राब है उससे पहले स्थान है मतलब 102 इराक का, फिर सीरिया, उससे बेहतर पाकिस्तान है, उससे बेहतर सोमालिया, यमन, उससे बेहतर नेपाल है। अब भारत की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा 80। इंडिया की रैंक 80 है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आप ध्यान रखिएगा जुलाई 2023, ठीक है, क्योंकि ये कई बार जारी होता है। कुछ साल पहले तो 4 बार साल में जारी होता था, अब 2 बार जारी होने लगा है। तो ये जुलाई वाला ये रिपोर्ट है, 80वां स्थान है और भारत के नागरिक 57 कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब कि इतने देशों में सिर्फ पासपोर्ट के ज़रिए भारतीय जा सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ओके, जबकि पिछली रिपोर्ट जो जनवरी 2023 में आई थी उसमें इंडिया की रैंकिंग 85 थी। जुलाई में अब कितना हो गया है? जुलाई में अब 80 रैंक हो गया है। अच्छा, पिछले साल की बात करेंगे तो वो 87 था स्थान, 87 था, फिर 85 हुआ और अब 80 रैंक है, मतलब बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन सब के क्या हालात हैं। तो चाइना, उसकी रैंक है 63, 80 देशों में बिना वीज़ा के। बांग्लादेश 96 रैंक है, 40 कंट्रीज में बिना वीज़ा। श्रीलंका रैंक है 95, 41 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा यहाँ के नागरिक। नेपाल 98, 38 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा। और पाकिस्तान की रैंक है 100, 33 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है। अच्छा, आप कहेंगे कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो ये हेनली एंड पार्टनर्स उसके द्वारा जारी किया जाता है और ये क्या है? लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है। ठीक है, और पूरी दुनिया के अखबारों में प्रमुखता से इसको प्रकाशित किया जाता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेकांग गंगा सहयोग यानी MGC की 12वीं बैठक किस शहर में जुलाई 2023 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए? आंसर होगा बैंकॉक यानी थाईलैंड में। ठीक है, तो थाईलैंड में ये आयोजन किया गया है, मीटिंग हुई है और इसमें खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान ये भी तय हुआ कि मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब सवाल है कि मेकांग गंगा ये सहयोग कॉपरेशन ये है क्या? तो देखिए ये 6 देशों कौन कौन से? भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, उन सब की एक इनिशिएटिव है, पहल है और इसमें भारत और आसियान के 5 देश हैं। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है वो पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, उसके साथ परिवहन और कम्युनिकेशन उसमें सहयोग के लिए कब स्थापित हुआ था? सन 2000 में स्थापित किया गया था।
ओके, इसका नाम गंगा और मेकांग पर रखा गया है, जो कि दो सभ्यगत नदियां हैं। सभ्यता वहाँ से पली बढ़ी और इसका उद्देश्य ये है कि 6 देशों के बीच में घनिष्ठ संबंध सुविधाजनक बने, जो गंगा नदी और मेकांग नदी बेसिन वो साझा करते हैं। ठीक है, सहयोग भी है इसको लेकर कि संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन उस सब में इन सब देशों में सहयोग रहे। मेकांग नदी जो ना वो दुनिया की प्रमुख नदियों में से एक है। तिब्बत से शुरू होती है, चाइना होते हुए म्यांमार, लाओस, कंबोडिया तक जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की मीटिंग जुलाई 2023 में किस शहर में हुई, जिसमें एस जयशंकर ने हिस्सा लिया? आंसर होगा बैंकॉक, थाईलैंड। ये एक ही साथ मीटिंग हुई है। ठीक है, पिछली वाली भी और ये भी, और न्यूज़ देख रहे हैं आप। मीटिंग कब हुई? 17 और 18 जुलाई को। और इस मीटिंग में स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई चीज़ों को लेकर, चुनौतियों को लेकर क्षेत्रों में उन सब पर चर्चा हुई है। तो ये मीटिंग के कुछ वीडियो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, जो कि थाईलैंड में आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में कहेंगे इसे बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। और इसमें 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। एक बार मैप के थ्रू भी आपको दिखा देते हैं। प्यारा भारत है अपना। और अब बिम्स्टेक देशों का मैप देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कलरफुल दिख रहा है आपको वो बिम्स्टेक है। कौन कौन से देश हैं? एक तो भारत, इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, ये थाईलैंड हो गया और ये है आपका श्रीलंका। ओके, तो ये सब जो देश हैं ये मिलकर होते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में तमाम देश, उससे जो उस क्षेत्र से जुड़े देश हैं वो शामिल हैं। दुनिया की लगभग 22% आबादी जो बंगाल की खाड़ी के आसपास रहती है 7 देशों में। तो यहाँ इसका एक संगठन है। लक्ष्य यही है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में एक संगठन के रूप में काम करना। गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ठीक है, बाद में कई और देश जुड़ते चले गए और टोटल मतलब शुरुआत में तो कुछ ही देश थे। जब यह स्थापना हुई थी 1997 में, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। बाद में फिर म्यांमार, नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है, बांग्लादेश में है। उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में तकनीकी और आर्थिक सहयोग हो। और इसके 14 प्रमुख क्षेत्र हैं: व्यापार, निवेश, परिवहन, संचार, ऊर्जा, पर्यटन, तकनीकी, मछली पालन, कृषि, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम चलाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ काम करना, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन करना, लोगों से संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, इन सब पर नज़र रखना। अच्छा, ये जो संगठन है ना वो खास उद्देश्य से भी है, भारत का एक बड़ा उद्देश्य भी पूरा करता है। देखिए, चीन की नज़र इस पूरे इलाके में। ओके, और चीन जो है ना वो भूटान और भारत को छोड़कर लगभग सभी बिम्स्टेक देशों में बेल्ट एंड रोड जो उसका इनिशिएटिव है उसके ज़रिए वो बुनियादी ढांचे, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, इन सब का बड़ा अभियान चलाया है। तो इसलिए ये भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है बिम्स्टेक देशों के साथ अपना संबंध को बेहतर रखना और वहाँ चीनी जो प्रभुत्व है उस पर अपने आप को खड़ा रखना और अपने आप को बेहतर साबित करना कि हम आप सबके बेहतर दोस्त हैं। ठीक है, तो ये जो मीटिंग हुई है वो बैंकॉक में हुई, थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 जुलाई को। और थीम क्या है 2023 की? मानवता के लिए नई चंद्र यात्रा की शुरुआत। ये है थीम इस बार की। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये सालगिरह है जिस दिन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन वो चंद्रमा पर पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 1969 में नासा के अपोलो 11 यान था, उससे वो चंद्रमा पर उतरे थे और 21 घंटे से ज़्यादा समय तक उन्होंने वहाँ पर वक्त बिताया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। और भारत का चंद्रयान 3 वो लॉन्च हो चुका है और रास्ते में है वहीं के। अगला क्वेश्चन,
क्रीमिया के समुद्री पुल पर हमले का बदला लेते हुए रूस ने यूक्रेन के किस बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया और उसे तबाह कर दिया, जिससे दुनिया में खाद्य सप्लाई पर चिंता जताई जा रही है। आंसर का ओडेसा बंदरगाह, ये यूक्रेन का एक पोर्ट है, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। हुआ ये क्या है, अब जो भी हुआ है वो मैप के थ्रू समझाते हैं तो समझ में आएगा बेहतर ढंग से। ओके, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। और अब देखते हैं रूस और यूक्रेन दोनों को देखते हैं और ब्लैक सी भी देखते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो रहा विशालकाय रूस और यहाँ पर है यूक्रेन, ठीक है। और ये है ब्लैक सी, काला सागर कहेंगे इसे, ठीक है। तो आपको पता होगा ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ वाला, ये है क्रीमिया। ये पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया। और यहीं पर रूस और क्रीमिया के बीच में इस जगह पर पुल बना हुआ है और उस पुल पर हमला हुआ 17 जुलाई को। मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया कि इसके रास्ते को कट कर दिया जाए। 19 किलोमीटर लंबा ये पुल है जो कि रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। तो ये जब पुल क्षतिग्रस्त हुआ, हालांकि उसके बाद उसको फिर से चालू कर दिया गया उसके एक लेन को, लेकिन उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि हम इसका बदला लेंगे। और फिर इसके जवाब में यूक्रेन ने ओडेसा पोर्ट पर बड़ा हमला किया। ओडेसा पोर्ट जो है ना वो इस तरफ है, इस जगह पर तबाह कर दिया गया वहाँ उस पोर्ट को। और जो तस्वीरें आ रही हैं, काला धुआं की लपटें वहाँ पर दिखाई दी। ये यूरोप का प्रमुख एक बंदरगाह है और यहाँ से दुनिया के तमाम देशों में, बहुत सारे देशों में खाद्य सामग्री समेत तमाम जो सामान है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहाँ से ये ब्लैक सी होते हुए यहाँ से यहाँ और आगे तमाम देशों में जाता है। मगर रूस के हमले के बाद अब ओडेसा जो पोर्ट है वहाँ पर तमाम सुविधाएं नष्ट हो गई है और पोर्ट को तात्कालिक रूप से बंद कर दिया गया है अभी। ओके, तो ये स्थिति यहाँ पर हुई है। अब सवाल ये है कि दुनिया में क्यों चिंता हो गई। एक बंदरगाह जब बर्बाद हुआ तो युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा है। दरअसल आपको बताऊं कि इसी बंदरगाह से, या उससे पहले मैं आपको बताऊं कि दुनिया में यूक्रेन और रूस वो अनाज के सबसे बड़े सप्लायर हैं। और यहाँ से अफ्रीका, यूरोप, इस जगह से ये जो पोर्ट है वहाँ से अफ्रीका, यूरोप सहित बहुत सारे देशों में अनाज की सप्लाई होती है। और अनाज के दाम को कंट्रोल करने में इस पोर्ट की बड़ी भूमिका है। तो अब क्या हुआ, हमला हुआ, उससे ये सप्लाई ठप हो गई। एक और काम किया है रूस ने ये किया है, संयुक्त राष्ट्र के रूस ने क्या किया है, एक संधि को जो है उससे अलग होने की घोषणा कर दी। और वो संधि है अनाज संधि। संयुक्त राष्ट्र और कई सारे देशों की इनिशिएटिव के बाद ये तय हुआ था कि रूस ने कहा था कि तमाम जो युद्ध चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इस पोर्ट से अनाज जा सकेगा तमाम देशों में। लेकिन अब उस संधि पर, अनाज संधि से इनकार कर दिया, कहा कि अब हम इस इलाके में कुछ चलने नहीं देंगे यूक्रेन का, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हमला हुआ है, हमारे पुल को डिस्टर्ब किया गया है। उसके बारे में और भी बताएंगे कल के करंट अफेयर्स में, ठीक है। ये हालात हैं वहाँ जब हमला हुआ उसके बाद की स्थिति है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मणिपुर की जो घटना हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं, एक नागरिक के तौर पर और एक स्टूडेंट के तौर पर ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।